अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है फ़ाद इशफाक और आज हम रिस्पांस देंगे ध्रुव राठी की लेटेस्ट वीडियो के ऊपर कि क्या क्या उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोला है और उसमें फैक्ट्स क्या हैं और उसमें इल्यूजन्स क्या हैं। तो पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा ध्रुव राठी की वीडियो के अंदर थे, लेकिन मैंने चंद पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। आज हम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और ध्रुव राठी को बताएंगे कि पाकिस्तान पर अगली बार वीडियो बनाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च अच्छी कर ले, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता। तो जी फर्स्ट पॉइंट जो अपनी वीडियो में बताता है कि इंडिया हैज़ सो प्रिसाइजली selected the terror camps in Pakistani sites that no civilian casualty should be there। यानी पाकिस्तान में इंडिया ने ऐसे टेरर कैंप सेलेक्ट किए थे कि सिर्फ और सिर्फ टेरर कैंप्स को ही तबाह करना था, उन्होंने सिविलियंस की कैजुअलिटीज नहीं करनी थी, जबकि ये टोटल झूठ है। पाकिस्तान में उन्होंने किन जगहों पर हमला किया? मस्जिदों पर, मदरसों पर, दरसगाहों पर हमला किया, जिसके अंदर 31 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और हमारा इर्तिजा भी मारा गया। क्योंकि आपकी वीडियो के मुताबिक अगर पहलगाम अटैक की बात करें तो पहलगाम अटैक के होने के फ़ौरन बाद सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही FIR रजिस्टर्ड हो गई और FIR रजिस्टर्ड होने के बाद इल्ज़ाम सीधा सीधा पाकिस्तान के ऊपर आ गया और उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई। और जहां पर ये थाना मौजूद था वो उस जगह से कई किलोमीटर दूर था। और ये सब कैसे का कैसे हो गया? ना इंडियन आवाम को समझ आ रही है और ना पाकिस्तानियों को समझ आ रही है। अब हमारे कुछ सवालात है इस अटैक के ऊपर। इस अटैक के होने के फौरन बाद पाकिस्तान ने इंडिया को न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की दावत दी। इंडिया न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन से क्यों भागा? पहला। दूसरा, इस तरह के अटैक्स इलेक्शन से करीबी क्यों होते हैं? कोई ना कोई तो लिंक होगा। ध्रुव राठी साहब, कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक्स बताता हूँ, मैं आपको पास्ट इवेंट्स बताता हूँ कि कब कब इस तरह के इवेंट्स होते हैं और वो हमेशा इलेक्शंस के पास ही होते हैं। सबसे पहला 2009 असम बॉम्बिंग, 2013 पटना बॉम्बिंग, 2014 में कश्मीर वैली अटैक, फिर 2019 में पुलवामा अटैक्स और 2025 में पहलगाम अटैक। ये सारे के सारे वो अटैक्स हैं जो इंडिया में हमेशा या इलेक्शंस के अंदर हो रहे होते हैं या इलेक्शंस से पहले हो रहे होते हैं। चले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इलेक्शंस के पास ही क्यों होते हैं। क्योंकि आपकी गवर्नमेंट्स को वहाँ पर पॉलिटिकल गेन चाहिए होता है, इसलिए वो ये अटैक्स इलेक्शंस के करीब करवाते हैं और इलेक्शंस में सिंपैथी लेने के लिए, अपना वोट बैंक पूरा करने के लिए और पाकिस्तान से अदावत शो करने के लिए ये सारा का सारा मलबा पाकिस्तान पर डालते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत अरसे का ये रोना है। दूसरा जो आपने पॉइंट उठाया ख्वाजा आसिफ के रिलेटेड, कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर 30 years फॉर अमेरिका, फॉर द वेस्ट। आपने ये क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटा है। ख्वाजा आसिफ ने ये वाला क्लिप अफगान वॉर के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, जब यल्दा किंग के साथ उनका इंटरव्यू हो रहा था। ये वाला कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन अगर आप हिस्ट्री की बुक्स उठाकर देखें तो पूरी दुनिया को पता है कि अफगान वॉर के अंदर USA ने मुहाजिरीन को फंड किया था और वहाँ पर उनको फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर पाला था ताकि सोवियट्स को वहाँ से निकाला जा सके। और जब 2001 के बाद अमेरिका का इंटरेस्ट चेंज हुआ तो ये सारे के सारे टेररिस्ट बना दिए गए। ये सबको पता है, शायद आपको नहीं पता। और ध्रुव राठी ने तमाम के तमाम जो रेफरेंसेस और आर्टिकल्स दिए हैं वो सारे इंडियन मीडिया के, वो सारे के सारे गोदी मीडिया के, कोई इंटरनेशनल रेफरेंस यूज नहीं किया, सिर्फ 2 जगह पर यूज किया और वो भी से बड़ा स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को बुरा दिखाने के। और टेररिज्म की डेफिनेशन तो चेंज होती रहती है। टेररिज्म हमेशा से ही पॉलिटिक्स की नजर आए। अगर आज आप किसी की गुड बुक्स में है तो आप टेररिस्ट नहीं है, कल आप किसी के खिलाफ हो जाएंगे या आपका रजीम चेंज हो जाएगा तो आपको टेररिस्ट कह दिया जाएगा, आप टेररिस्ट हो जाएंगे। तो टेररिज्म की डेफिनेशन का तो आप छोड़ ही। टेररिज्म की डेफिनेशन कैसे चेंज होती है मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूँ। US ने $10 मिलियन का सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानी लीडर के ऊपर प्राइज मनी रखा था और ये एक डिक्लेयर टेररिस्ट था। चूंकि अभी अमेरिका की गुड बुक्स में आ गया और ये US चला गया है तो आज से ये टेररिस्ट नहीं रहा, आज से ये शरीफ बंदा बन गया है, ये टेररिस्ट नहीं रहा। तो इस तरह चेंज होती है टेररिस्ट के एग्जाम्पल। और आप अपनी वीडियो में फरमा रहे थे कि पाकिस्तान टेररिस्ट हार्बर कंट्री है, तो इंडिया क्या है? लेट मी टेल यू समथिंग। आपने शेख हसीना को क्यों रखा हुआ है इंडिया के अंदर, जिसने ह्यूमन राइट वायलेशन की, जिसने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की, जो कि एक क्रूएल्टी कर रही थी बांग्लादेश के अंदर, आपने वहाँ पर क्यों रखा? और आप लोग क्यों तालिबान से अब बैकडोर चैनल्स के जरिए रीच आउट कर रहे हैं, उनको कम्युनिकेशंस के लिए जा रहे हैं, जबकि आप तो उनके खिलाफ थे? आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो इंडिया पाकिस्तान को टेररिज्म और मोरालिटी का पार्ट ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। अब आपने अपनी वीडियो में बात की कि जी इंडिया के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जो अड्डे हैं वो फैल रहे हैं, वो चल रहे हैं और हमें दहशतगर्दी खत्म करनी है। हमारे पास इतनी गुड क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि बस छोड़ दो, हमने खत्म करके छोड़ना है सबको। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के चलते हुए ये जो स्टेटमेंट है ना, बड़ी मददगार लगती है, लेकिन इसने कितने ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स करवाए हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, कितनी जंगें छेड़ी हुई हैं और
किस तरह से पूरी पूरी कंट्रीज जो है वो बर्बाद हो। सबसे पहली एग्जांपल 2003 की इराक वॉर। CIA को इंटेलिजेंस मौसूल होती है, यही वाली क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौसूल होती है कि सद्दाम हुसैन के पास इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और ये इंटेलिजेंस उनको मिलती है। तो पूरी की पूरी इसी इंटेलिजेंस के ऊपर, इसी स्टेटमेंट के ऊपर इराक वॉर खड़ी कर दी जाती है, और हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं, कत्ल होते हैं, इराक का बेड़ा गर्क किया जाता है, इराक पर सैंक्शंस लग जाती हैं, इराक सफा इस हस्ती से मिटने वाला हो जाता है सिर्फ इसी एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जरिए। एक और एग्जांपल लेते हैं ऑपरेशन ओपरा की, जहां पर मोसाद के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इराक में बन रहा है और वहां पर वेपन ग्रेड मटेरियल बन चुके हैं, और इसराइल ने स्ट्राइक कर दी वहां पर, और बाद में पता चला कि जी वहां पर तो कोई वेपन इस तरह का बन ही नहीं रहा था। ये पसे मंजर है क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट का। अब वैसे कहने को इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, और इंडिया के अंदर तमाम मज़ाहिब को इक्वल राइट्स हासिल होने चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्रुव रेड्डी साहब, शायद आप जर्मनी रहते हैं, शायद आपको पता नहीं है इस बारे में, लेकिन इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, इतनी वहां पर जिंदगी मुश्किल बनाई हुई है इंडियंस ने मुसलमानों की। तो आपको मैं कुछ इंसिडेंट्स बता देता हूँ ताकि आपको जरा थोड़ी टकोर हो जाए कि हाँ, इंडिया सेफ नहीं है माइनॉरिटीज के लिए, ऑल रिलीजन्स के लिए, वो सिर्फ हिंदुत्व बेस्ड एक कंट्री है। इंडिया में अगर किसी मुसलमान की दाढ़ी बड़ी है तो उसको काटने पर मजबूर कर दिया जाता है, हिजाब पर पाबंदी, मुसलमानों को रोक रोक कर आप लोग जय श्री राम बुलवाते हैं, गाय का गोश्त खाने पर आप लोग वहां पर मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं लोगों को, और आप अपनी गौ माता का जो मूत्र है, गौ माता का जो यूरिन है, वो लोगों को जो है वो पिलाने के लिए, जो मुसलमान है वहां पर उनको जबरदस्ती पिलाते हैं, उनके साथ वहां पर जबरदस्ती करते हैं आप लोग। तो ये सेकुलर इंडिया है, ये यहाँ पर फ्लरिश कर रहे हैं मुसलमान, और एक कम्युनिटी बढ़ रही है। ये इस तरह होता है सब कुछ। अब आगे आ जाए, शायद आपको पता नहीं है कि इंडिया ने हाल ही में 2 लॉ पास किए हैं, जिसके अंदर 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट शामिल है, और आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो मुसलमानों को स्टेटलेस बना रहा है। यानी इस एक्ट के चलते हुए कोई भी वहाँ पे जाकर सिटीजनशिप ले सकता है अगर वो मुस्लिम नहीं है। तो जो मुसलमान आपकी कंट्री में रह रहे हैं उनको आप लोग स्टेटलेस बना रहे हैं। और आपका जो दूसरा है NRC वाला, उसके जरिए आप किसी को भी पकड़ सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी एविडेंस के, सिर्फ अगर उसके ऊपर ये NRC का एक्ट लगा हुआ है, NRC की दफा लग गई है, तो उसको आप लोग 6 माह तक कैद में रख सकते हैं और उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, आपको शायद अंदाजा नहीं है। और अब बात करते हैं कश्मीर के ऊपर। कश्मीर में आप लोग इतनी बर्बरियत कर रहे हैं, कश्मीर के हक आप लोगों ने इस तरह मारे हैं कि आप लोगों ने आर्टिकल 370 को ही खत्म कर दिया, आर्टिकल 35A को ही खत्म कर दिया है कि वहां पर जो है ना, अब सारे का सारा हैंडल फेडरल गवर्नमेंट से होगा और आप लोग जिस तरह चाहें कश्मीरियों को डील करें। ये आप लोगों की सुवरेनिटी है, ये आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप लोगों का सेकुलर इंडिया है, जहाँ पर तमाम रिलीजन्स को बुनियादी हक मिलेंगे। शायद आप जर्मनी में ना, तो आपको हकीकत का अंदाजा नहीं होता। और मानो ना मानो, ये वीडियो ध्रुव राठी की सिर्फ 2 रीजंस की वजह से आई कि वो इंडिया में अपना चैनल बैन नहीं करवाना चाहते और वो अपना इंडिया में जाने का रास्ता साफ करना चाहते थे। आखिर में मैं यही चाहता हूँ कि हम यहाँ की पाकिस्तानी अवाम और वहाँ की जो आम इंडियंस हैं, हम लोग बुनियादी तौर पर तो पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। आज भी अगर इंडिया पाकिस्तान का बाहर कहीं पे मैच होता है तो दोनों कंट्री के लोग एक ही गाने पे नाच रहे होते हैं, एक ही आपस में घुले मिले होते हैं। लेकिन ये जंग सिर्फ नैरेटिव शेपिंग के लिए की जाती है, ये जंग हमेशा लीडर्स की तरफ से की जाती है, हिंदुत्व की वजह से की जाती है। आम इंडियन ऐसा नहीं चाहता और ना ही आम पाकिस्तानी ऐसा चाहता है।